हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। और आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कई लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे और उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे होंगे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड होगा। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में चीज़ें क्या क्या पढ़नी है, मतलब कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी इंडेक्सिंग हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे। तो चैप्टर का पहले नाम हम लोग लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इंडेक्सिंग हम कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे होंगे चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, वैक्यूम और मीडियम। वैक्यूम और मीडियम में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, इसके बाद हम लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोग क्या देख रहे होंगे, गॉस लॉ। गॉस लॉ। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे होंगे, हम इसके बाद वाला हम इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। इधर लिख देते हैं इसके बाद वाला, यानी कि इसके बाद ही है, ठीक है ना। बोर्ड यहाँ एंड हो जा रहा है, इसके बाद हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला जो रहेगा वो हम लोग पढ़ रहे होंगे कंडक्टर्स, ठीक है ना। कंडक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। यानी कि इतने टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर। और एक एक जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी चीज़ों को आप लोग लिख लो, ठीक है ना, ढंग से इसको लिख लो। स्क्रीन को पॉज कर लो, हम साइड में हो जाते हैं, स्क्रीन को पॉज कर लो और अच्छे से एक एक पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लो। हम लोग अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं, करेंगे एक एक चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। आ रही बात समझ में, तो इनको लिख लो अच्छे से। चलो लिख, आई थिंक लिख लिए होगे। और इसमें एक एक चीज़ और लिख लो, ठीक है ना। एक चीज़ और लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो लिख लो। और इसको पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या लिखना है कि चार्ज अगर रेस्ट पर आता है, चार्ज एट रेस्ट, तो ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें बस लिखी होनी चाहिए, पहले लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है ना। अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज इन मोशन, तो ये क्या जनरेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर ही रहा होगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा होगा। ठीक है ना। और तीसरी बात, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो ये बेसिकली ईएम वेव को जनरेट कर रहा होगा, ठीक है ना।
अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, और ईएम वेव एक अलग से चैप्टर ही है जिसमें हम लोग एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। आ रही बात समझ में? इसीलिए हम इन चीज़ों को लिखवा दिए हैं कि चार्ज अगर रुका हुआ है तो उसकी स्टडी अलग तरीके से होती है, अगर चार्ज मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है तो उसकी स्टडी अलग तरीके से होती है, अगर कोई चार्ज भाग रहा है और उसकी स्पीड घट बढ़ रही है तो उस चार्ज के मोशन की स्टडी जो होती है वो अलग तरीके से होती है। तो इन सब चीज़ों को लिख लो, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं अच्छे से। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्या नाम है इस चैप्टर का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये ध्यान से देखो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ रेस्ट, यानी कि एट रेस्ट। एट रेस्ट चार्ज की स्टडी हम लोग कर रहे होंगे। कैसे चार्ज की? किस तरह की चार्ज की? वैसे चार्ज की जो कि रुका हुआ है, जो कि रेस्ट पर है। आरी बात समझ में? उसकी स्टडी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आरी बात समझ में? यानी क्या हम बोलते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। आरी बात समझ में? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, लिख लो इसको। इस चैप्टर में हम लोग विशेष ध्यान दे रहे होंगे इस टर्म पे। देख रहे हो ना, हर एक जगह पे चार्ज चार्ज बोला जा रहा है, यानी कि हम लोग 12th के पोर्शन में उन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। 11th के पोर्शन में हम लोग उन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं जो कि हमारे को सब जगह दिखता है। जैसे पार्टिकल मोशन हम लोग उस समय कर रहे होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट की बात होती है, एनएलएम लगा रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, रोटेशन में साइकिल का पहिया हम देख रहे होते हैं, ठीक है ना। और वेव में हम लोग वेव जनरेट करा रहे होते हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग, तो हमको सब कुछ नज़र आता है। लेकिन 12th का पोर्शन ऐसा है जिसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस 12th में सब जगह चार्ज चार्ज घूमता रहेगा। अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में होती है। आ रही बात समझ में? तो इस चैप्टर का मतलब ही हुआ कि हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से चार्ज के बारे में? जो कि रुका हुआ हो। आ रही बात समझ में? अब बात आती है कि भाई चार्ज होता क्या है। सबसे पहली बात होगी ना कि पहले तो हम ये जाने, उसके बाद ना ये जानने के लिए ये हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई चार्ज के बारे में और चीजें क्या क्या हैं। पहले तो चार्ज को समझे कि चार्ज होता क्या है, उसके बाद बाकी सब हम लोग जानते रहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि चार्ज के बारे में लिख लो कि चार्ज होता क्या है। तो क्या लिख रहे होगे कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिख रहे होगे? हम लिख देते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक interaction takes place। आ रही बात समझ में?
चार्ज क्या होता है? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसकी? ऑब्जेक्ट की, बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रहा होगा। फिजिक्स में इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? फोर्स लगाना। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का मतलब होता है कि बिना छुए कोई चीज का इंटरेक्शन हो रहा है, कोई चीज फोर्स लगा रही है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हम लोग मोटा मोटी बोल सकते हैं। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है फोर्स लगाना। फोर्स लगाना, फोर्स दो तरीके से लग सकता है ना, अगर उसको छू के फोर्स लगा सकते हो। अरे बात समझ में, अगर बिना छुए कोई फोर्स लगा रहा है तो भाई अजूबी बात है ना, बिना छुए कैसे हम फोर्स लगा सकते हैं? तो वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू लग रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू लग रहा होगा। कोई चीज ऐसा निकल के जा रहा होगा उसके पास जो कि फोर्स लगा रहा होगा। अरे बात समझ में, तो ये बातें लिख लो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे जो डिस्कस कर रहे होंगे टॉपिक वाइज हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में देख लिए, ये ओके हो गया, ठीक है ना, ये ओके हो गया। अब हम लोग जो देख रहे होंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में देख रहे होंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस लिखना शुरू कर दो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसमें पहली प्रॉपर्टी ये लिखो कि यूनिट क्या होता है? चार्ज की यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है कूलम्ब। कूलम्ब, जिसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है, जिसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे होंगे। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, लिख लो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? कितने तरह के चार्ज होते हैं? टाइप्स। टाइप्स क्या क्या हो जाएंगे? तो एक चार्ज होता है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज होता है निगेटिव। न्यूट्रल नामक चार्ज कोई होता ही नहीं है, ठीक है ना। या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज निगेटिव होगा। अगर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और सेम नंबर ऑफ निगेटिव एक साथ रहे तो वो एक, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। तो एटम्स, इसका मतलब ये नहीं कि एटम्स के पास चार्ज नहीं है, एटम्स के पास जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव हैं। तो टोटल चार्ज एटम के पास 0 है। तो इसलिए बोल दिया जाता है कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल का मतलब सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड सेम अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज दे है, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो चार्ज दो ही तरह के होते हैं दुनिया में, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, लिख लो। तीसरी बात लिखो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव निगेटिव चार्ज, लाइक चार्जेज, ये लाइक चार्जेज है ना, लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल इच अदर। ऐसे लिख लो, रिपल्सन, रिपल्सन हम लिख देते हैं, ठीक है ना। लाइक चार्जेज क्या लिख रहे होगे? लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल इच अदर। और अनलाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज यही होगा ना, मतलब डिफरेंट टाइप के चार्जेस क्या हो जाएंगे? ऑलवेज एक दूसरे से को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन, लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर। ये थर्ड प्रॉपर्टी हुई, लिख लो इसको। अब हम लोग चौथा देख रहे होंगे। चौथा क्या है? चौथी प्रॉपर्टी,
चौथा प्रॉपर्टी लिखो कि सबसे छोटा चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज एंटिटी, जो सबसे छोटा चार्ज है, ठीक है ना, उस पे कितना कूलम चार्ज होगा। जो सबसे छोटा चार्ज है उस पे कितना कूलम चार्ज होगा, तो वो ये होता है प्लस माइनस, क्योंकि चार्ज के तो दो रूप हो सकते हैं ना, जिसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे होंगे। एक ई का मतलब समथिंग कूलम होगा। अरे बात समझ में, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे बात समझ में। और चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर कहीं पे ई लिखा हुआ है तो ई को क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात ये पूछना है कि सर जो चार्ज रखा हुआ है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये बातें ठीक है। उसके बाद से क्या पूछोगे कि कितना ई है, यानी कि एक ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे छोटा चार्ज यही है, लिख लो इसको। अगला लिखो पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। क्वांटाइजेशन ऐसे लिख लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। इसका मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। क्वांटाइजेशन, ये वर्ड जो आया है वो क्वांटा से मिलके बना है। क्वांटा, क्वांटा मतलब होता है पैकेट। पैकेट यानी कि कहीं भी चार्ज रखा हुआ है, किसी जगह पे चार्ज रखा हुआ है, और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई वहां पे टोटल चार्ज कितने हैं। अरे बात समझ में, टोटल चार्ज कितने हैं, इसको क्यू से ही लिख लो। क्यू, हम लोग चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। टोटल चार्जेज कितने हैं ये बताओ। टोटल चार्जेज कितने हैं, किसी जगह पर ये बातें चल रही हैं कि टोटल चार्जेज कितने हैं, तो ये हमेशा इस ई के पैकेट में ही होगा। या तो एक ई का पैकेट होगा, दो ई का पैकेट होगा, तीन ई का पैकेट होगा, चार ई का पैकेट होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, हम ये बात इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो कि तुम किसी एप्पल के शॉप पे गए, ठीक है ना, तुम दुकान वाले से बोले कि भाई हमको 1 kg एप्पल चाहिए, तो वो वेट किया 1 kg, वजन उसका किया, तो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो क्या करता है, वो काट के थोड़ी दे देता है। या तो उसको उतार के दूसरा देगा, बड़े वाले को उतार के दूसरा, फिर से वो वजन तौल रहा होगा, या तो कम ही आ रहा होगा या तो ज़्यादा ही आ रहा होगा। अरे बात समझ, तो हमेशा यही करता है दुकानदार, या तो कम देता है या तो थोड़ा सा ज़्यादा दे देता है। मान लो 1 kg की बात है, 1000 ग्राम की बात है, तो 1000 ग्राम में मान लो कि 20 ग्राम ज़्यादा ही दे देगा या तो 10-20 ग्राम कम ही देगा। ऐसा तो नहीं करेगा ना कि एग्जैक्ट 20 ग्राम 1000 ग्राम के चक्कर में वो तुमको काट के सेव दे रहा है। अरे बात समझ में, तो सबसे छोटा चार्ज तो यही होता है। इसके पैकेट के फॉर्म में ही चार्जेज होंगे, यानी कि जो टोटल चार्जेज होंगे वो प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में ही होंगे। एन क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो, 1 2 3। अगर किसी से तुम चार्ज खरीदने गए, अगर मान लो कि कोई दुकानदार है वो चार्ज बेच रहा है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कोई दुकानदार है वो चार्ज बेच रहा है, तो समझ लो को एप्पल की तरह चार्जेस को बेच रहा है। तो या तो एक चार्ज देगा, या तो एक ई देगा, या तो दो ई देगा, या तो तीन ई देगा, यानी कि वो चार्ज बेचने का मतलब वो ई को बेच रहा है। और ई में कितने चार्जेज हैं, तो ई में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्जेज है। अब ऐसा नहीं है कि ई को काट के वो तुमको देगा, यानी कहीं भी किसी टोकरी में, किसी बास्केट में, किसी जगह पर, किसी स्पेस में चार्जेज की संख्या अगर हमको पता करनी है तो वो चार्जेज इस तरीके से होंगे कि इंटीजर, यानी 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, 5 ई, 10 ई, 100 ई, 1000 ई, लाख ई, इस तरीके की बात हो रही होगी। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि E/3, 5.5 ई, 7.5 ई,
इस तरीके की बात नहीं हो रही होगी। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं हो रहा होगा कि 12.5 ई यहाँ पे रखा हुआ है, या तो 12 ई होगा या तो 13 ई होगा। और प्लस माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि वो टाइप क्या है, चार्जेस की टाइप कौन सी है, वो क्या वो पॉजिटिव वाला चार्ज है या फिर निगेटिव वाला चार्ज है। आ रही बात समझ में? ये बातें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बता रही होती हैं। आई थिंक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में अच्छे से तुम लोग क्लियर हो गया होगा कि चीजें बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। आ रही बात समझ में? लिख लो इसको ढंग से। अगला लिख लेते हैं, पांचवा तो हो गया, छठा देख लेते हैं। छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट ये है कि नेट चार्ज चार्जेज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अरे बात समझ में? मतलब कि कोई भी एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि ना चार्ज बाहर जा सकता है अंदर से, और ना ही चार्ज बाहर से अंदर आ सकता है। मान लो कोई ऐसा एक टोकरी है जिसमें हम चार्ज रख के और सील पैक कर दिए, तो कुछ दिन बाद हम आएंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज अंदर का गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेट चार्ज की बात कर रहे हैं। नेट चार्ज जो होगा सिस्टम के अंदर, कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कंजर्व्ड रहेगा। आ रही बात समझ में? ये लिख लो। सातवां नंबर लिख लो। अगला क्या लिख रहे होगे? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अरे बात समझ में? अगर कहीं चार्ज रखा होगा, इसका मतलब उसके पास मास जरूर होगा। और इसका रिवर्स, ये ऐसा नहीं है कि सारे मास चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रिकली चार्ज ही होंगे, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये बातें लिख लो। आठवां देख लेते हैं। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी transferred from one body to another body। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी जो है उसके पास चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि इस मार्कर के पास चार्ज है, ठीक है ना, ठीक है ना, इस मार्कर के पास चार्ज है, और हम इस चार्ज को कहीं और देना चाहते हैं तो हम आराम से दे सकते हैं। ये बचपन में तुम लोग एक्सपेरिमेंट भी किए होगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि तुम ठंड के दिनों में जो जैकेट होते हैं, वुलन जैकेट, उसमें क्या करते हो कि अगर प्लास्टिक का पेन लिए हुए हो और उस पे रब करते हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, इस पे चार्ज आ जाता है ना, उसके बाद तुम लोग हेयर वगैरह देखते हो तो वो ये होने लगता है,
उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम पेन लिए हुए उसके पास तो कोई चार्ज नहीं है भाई। पहले तुम करो बिना रब किए हुए, बिना रगड़े हुए तुम ये करो तो कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा हेयर को। और वही तुम क्या करो, उस फर्क से उसको रब कर दो तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। यानी कि इस पे से चार्ज इस पे चला गया ना, यानी यही चीज हम लिखे हुए हैं कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये बातें लिखी हुई हैं, लिख लो इसको। अगला लिख लो 9th नंबर। जो चार्ज होता है ना, चार्जेज डोंट डिपेंड on charges don't depend upon frame of reference। चार्ज जो है वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। आ रही बात समझ में? अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, ठीक है ना, और हम उस चार्ज को कहीं भी बैठ करके देख रहे हैं, या तो हम ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हैं या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है और हम ट्रेन से उसमें बैठ करके देख रहे हैं, ठीक है ना, ट्रेन में बैठे हुए हैं और उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पर बैठ करके हम उस चार्ज को देख रहे हैं तो वो हमको कुछ और दिखाई देगा, और ट्रेन में बैठ करके उस चार्ज को देख रहे हैं तो वो नंबर ऑफ चार्जेस कुछ और दिखाई देंगे। यानी कि चार्ज जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। आ रही बात समझ में? ये बातें लिख लो। चार्ज किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तुम कहीं भी बैठ करके देखो, नेट चार्ज जो होगा वो इक्वल ही आ रहा होगा। दसवां नंबर लिख लो। जैसे मान लो कि मास है, ठीक है ना, मास के लिए ये बताया जाता है m बराबर m0 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसमें m0 क्या है, रेस्ट मास, रेस्ट मास। सारी बात समझ में? m0 क्या है, रेस्ट मास। ये क्या डिनोट कर रहा है कि अगर मान लो तुम लाइट के स्पीड के कंपेरेबल तुम दौड़ना शुरू कर दो, यानी तुम्हारी स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास चली जाए, ऐसे नहीं नॉर्मली हम दौड़ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लाइट के स्पीड के कंपेरेबल, यानी कि c/3, 2c/3, c/4, इस तरह की। c क्या है, c क्या मतलब क्या हुआ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट की स्पीड की बात चल रही है। उसके आसपास दौड़ना तुम शुरू कर दो तो तुमको फील होगा कि तुम्हारी मास जो है, तुम्हारा वजन जो है वो वैसा नहीं है जो पहले था। अगर मान लो कि तुम c के स्पीड से बढ़ना शुरू कर दो, अरे बात समझ में? ये क्या होगा, कम होगा ना, तो मास बढ़ेगा। यानी कि अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और वेलोसिटी को इंक्रीज करते 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 करते, छोटा मोटा इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी वेलोसिटी को, तुम्हारी स्पीड को इंक्रीज करते करते कहाँ ले जा रहे हैं, लाइट के स्पीड के आसपास ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे स्पीड को बढ़ा रहे होंगे वैसे वैसे तुम्हारा मास भी बढ़ रहा होगा, तुम ज्यादा भारी फील कर रहे हो। आ रही बात समझ में? यानी कि मास जो है वो स्पीड पे भी डिपेंड करने लगता है इन टर्म ऑफ जब तुम लाइट के स्पीड के आसपास चले जाओ। यानी ये आइंस्टीन का रिलेशन वाला जो होता है ना, E बराबर mc², जिसमें हम लोग बोलते हैं रिलेटिविटी वाली बात, जिसमें सारी बातें लाइट के स्पीड के आसपास की बातें होने लगती हैं, उस तरीके की बातें चल रही है यहाँ पे। ये नॉर्मल लाइफ की बातें नहीं चल रही हैं। तो अगर स्पीड को, ये क्या है, रेस्ट मास, अगर हम रुके हुए हैं तो ये m0 मास रहता है, ठीक है ना। अब एक चीज ये बताओ कि मास जो है स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर तुम लाइट के स्पीड से भी कोई चार्ज लेके दौड़ोगे ना तो तुम्हारा नेट चार्ज वही कर वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख रहे होगे, मास डिपेंड्स अपॉन
स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट but charge on body don't depend upon speed of object। लिख लो। अगला लिख लो, पहले इसको लिख लो, ढंग से लिख लो। अगर मान लो कि कोई चीज छूट भी जा रहा है ना, तो रिवर्स आना और हम हट जाते हैं, तो उस समय क्या करना है, स्क्रीन को पॉज कर लेना और तब लिख लेना अच्छे से। स्क्रीन को पॉज करके भी आराम से तुम लिख सकते हो। चलो अगला हम देखते हैं। अगला हम लोग क्या देख रहे होंगे, 11 नंबर देख रहे होंगे ना। 11 नंबर, 11 नंबर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बताओ, तुम लोगों ने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी है, उसको हम लोग एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं और ये मान के चलने लगते हैं सारा मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन हो इस तरीके से फिट बैठ जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरीके से होने लगता है कि अगर हम उस बॉडी को ना लेकर के उस बॉडी के जितने भी मासेज हैं उन मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दें और चीज़ों को एनालिसिस करें तो सेम रिजल्ट आता है। तो पूरे बॉडी से हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मास नाम का एक चैप्टर हम लोग पढ़े होंगे। क्या है, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास but there is no any concept of center of charge। यानी कि सेंटर ऑफ मास नामक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। ऐसा हम नहीं कर रहे होंगे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास कुछ चार्ज है, ठीक है ना, मान लेते हैं 5 कूलम चार्ज है। हम ये नहीं कर रहे होंगे कि उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे उस चार्ज को कॉन्सेंट्रेटेड मान के उस बॉडी को हटा दो और सारा कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, तो ये फालतू बातें हो जाएंगी। इसमें हमारा जो रिजल्ट आ रहा होगा वो हमेशा गलत रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये फिजिक्स में है ही नहीं। तो उन चीज़ों से हम वाकिफ करा दिए कि सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो ये 11 नंबर में हम लोग लिख लेंगे। चलो अगला देखते हैं हम लोग, 12 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। 12 नंबर पॉइंट ये बोलता है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो स्केलर क्वांटिटी याद करो, वेक्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, तो उसमें हम लोग बताए थे कि वैसे क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है सर, ठीक है। एन यू के फॉर्म में उस मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखते हैं। एन क्या नंबर होता है, यू क्या होता है, यूनिट होता है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। बहुत अच्छे। और वेक्टर वो होते हैं जिनके पास
मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज के पास क्या सर डायरेक्शन होता है, नहीं होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। और एक बात है कि जो वेक्टर होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, यानी कि वेक्टर, दो वेक्टर दिए गए हैं उनको जोड़ रहे हैं तो बड़ी कठिनाई होती थी कि सर उसमें एंगल कितना है, फिर वो लिखते थे √A² + B² + 2AB cos थीटा, ये सब तामझाम करते थे ना। अगर वही मान लो कि कोई स्केलर क्वांटिटी है, जैसे वर्क डन हुआ करता था, तो उसमें हम लोग सिंपली ऐड कर देते थे, पॉजिटिव निगेटिव को ये ध्यान में रख करके हम लोग सिंपली ऐड कर देते थे, कोई डायरेक्शन का लोचा नहीं था, कोई एंगल का परेशानी नहीं थी। तो वैसे ही स्केलर क्वांटिटी चार्ज होता है, तो नेट चार्ज अगर किसी जगह पर रखा हुआ है, नेट चार्ज किसी जगह पर रखा हुआ है, तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे होंगे कि जोड़ देंगे, जितने चार्जेज हैं उनको उठा करके साइन के साथ जोड़ देंगे। यानी कि क्या हम लिख रहे होंगे, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + so on। और इसको जोड़ने से हमको उस जगह पे, उस बास्केट में, उस स्पेस में रखे हुए नेट चार्जेस के बारे में हमको पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो भी Q1 Q2 Q3 Q4 लेना है ना, वो साइन के साथ लेना है, क्योंकि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज को माइनस के साथ ले रहे होंगे, यानी साइन के साथ चार्ज को लेना है। Q1 Q2 क्या लेना है हमको, Q1 Q2 Q3 so on टेकिंग विथ साइन, टेकिंग विथ साइन, और साइन के साथ लेकर के सिंपली आंख बंद करके जोड़ देना है। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको नेट चार्ज इन सिस्टम मिल जाएगा। लिख लो, ये क्या है, नेट चार्ज इन सिस्टम, नेट चार्ज इन सिस्टम, और हमको साइन के साथ मिल जाएगा। अगर मान लो पॉजिटिव सब चार्जेस को जोड़े और हमको मिला पॉजिटिव 10 कूलम, यानी कि +10 कूलम, तो हम ये मान लेंगे कि सिस्टम में निगेटिव भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमको किसी सिस्टम में प्लस का 10 कूलम मिल रहा है तो हम ये मान के चल दिए कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, उस सिस्टम में निगेटिव चार्जेस भी होंगे, लेकिन डोमिनेटिंग कौन से हैं, वो संख्या कौन सी है ज़्यादा पॉजिटिव वालों की। जैसे मान लो कि किसी क्लास में बॉयज भी है गर्ल्स भी हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐसे बोला जाए कि बॉयज जो हैं उनका कैलकुलेशन होगा पॉजिटिव के साथ, आरी बात समझ में, और गर्ल्स का कैलकुलेशन होगा निगेटिव के साथ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मान लो कि -5 आया, तो -5 का इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस क्लास में सिर्फ लड़कियां ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज से ज़्यादा लड़कियां हैं, यानी कि माइनस की संख्या ज़्यादा है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखना कि अगर सिस्टम में नेट चार्ज पॉजिटिव आ रहा है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेज हैं। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्जेज की संख्या ज़्यादा है निगेटिव चार्ज की संख्या से। अरे बात समझ में। ये टोटल हम लोग 12 प्रॉपर्टीज यानी 12 विशेषताएं चार्ज के बारे में हम लोग देख चुके हैं, जो कि चार्ज को अच्छे से बताती हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे डील किया जाता है। यानी कि 12 पॉइंट्स में हम लोग चार्ज को कंप्लीटली डील कर चुके हैं और अच्छे से हम लोग चार्ज के बारे में जान चुके हैं। और हम लोगों का 2 टॉपिक खत्म हो चुका है। पहला टॉपिक क्या था, पहले इसको लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, कहीं कोई छूट गया हो, जो नहीं लिख पाया हो वो लिख सकता है। स्क्रीन को पॉज करो और ढंग से लिख लो। देखो हम लोग इंडेक्स पर चलते हैं, यानी कि हम लोग इसको कर चुके और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को कर चुके हैं। अरे बात समझ में, 2 पॉइंट हम लोग कर चुके हैं। कल बेसिकली हम लोग क्या देख रहे होंगे, इससे पहले कूलम्ब्स लॉ से को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। क्या डिस्कस कर लेंगे, पॉइंट चार्ज, हेडिंग डाल के छोड़ते हैं आज, पॉइंट चार्ज वर्सेज चार्ज्ड बॉडी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है सर? पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है,
पॉइंट चार्ज का मतलब पॉइंट, ठीक है ना, एक बॉडी जो कि पॉइंट शेप का है, एकदम छोटा सा बॉडी है, बॉडी भी तो होगा, बिना बॉडी का चार्ज तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है ना, उस बॉडी का कोई डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशनलेस बॉडी, यानी सिर्फ पॉइंट है और उस पर पॉजिटिव और निगेटिव है, तो उसकी विशेषताएं कैसी होंगी, उसमें चीजें क्या हो रही होंगी, और एक अच्छा खासा डायमेंशन वाला कोई ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज दिया गया है, तो ये किस तरीके से ट्रीट कर रहा होगा, इस चीजों में क्या विशेषताएं हमको दिख रही हैं, उनको हम लोग देख रहे होंगे, और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस, इसीलिए हम लोग डील कर रहे हैं, दोनों सेम बात नहीं है, दोनों सेम बात होती तो फिर हम लोग डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे बात समझ में, तो ये हेडिंग डाल लो, पॉइंट चार्ज वर्सेस चार्ज बॉडी, ये हम लोग कल देख रहे होंगे। अरे बात समझ में, और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना, इसमें बेसिकली हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना कि चार्ज करता है क्या है, तो इंटरेक्शन करता है, ठीक है ना, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, यानी कि ईएम वेव के हेल्प से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने का मतलब फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स को हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे। इंटरेक्शन, फिजिक्स में इंटरेक्शन, जैसे मान लो कि कॉमन लाइफ में इंटरेक्शन का मतलब ये हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी बातों को एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम बोल के करते हैं, ठीक है ना, तो वैसे ही इंटरेक्शन चार्ज की वजह, वो तो बोल नहीं सकता है ना भाई तुम कैसे हो क्या है, ठीक है ना, तो वो फोर्स लगा के इंटरेक्शन कर सकता है, तो फोर्स लगा तो उसी को हम लोग फिजिक्स में इंटरेक्शन बोलते हैं। अगर कहीं भी फोर्स लग रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो वही हम लोग देख रहे होंगे, चार्ज को अगर वैक्यूम में रखेंगे, वैक्यूम का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, एयर भी एब्सेंट है, तो वहाँ पे रखेंगे तो हमको कैसा फोर्स मिलेगा दो चार्जेस के बीच में, ठीक है ना, अगर उसको मीडियम में रख रहे होंगे तो फिर कैसा फोर्स मिलेगा दो चार्जेस के बीच में, तो ये बातें हम लोग कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से पढ़ रहे होंगे, जिसको बोलते हैं जो फोर्स लगता है उसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करे। आ रही बात समझ में, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो और इसको रिवाइज कर लेना और 4-5 बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी कॉम्पिटेटिव, यही मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लेना अच्छे से। चलो, थैंक यू।